नमस्कार ऑल ऑफ यू। आप कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय 5 पढ़ रहे हैं, वंशागत और विविधता के सिद्धांत। पिछले वीडियो लेक्चर में आपको हमने बताया था वंशागत का क्रोमोसोमवाद सिद्धांत के बारे में। ठीक है, क्रोमोसोम और जीन में डिफरेंस आपने पढ़ा था। वंशागत का क्रोमोसोम सिद्धांत, इसके बारे में यही आपका हेडिंग चल रहा था। और इसमें आप जो है इसके लिए एक उदाहरण के रूप में ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को लिए थे। ठीक है, और यहाँ तक आप पढ़ लिए थे कि सटन और बावेरी ने तर्क प्रस्तुत किया कि क्रोमोसोम युग्म का जोड़ा बन जाना या अलग होना अपने में ले जाए जा रहे कारकों के बीच संयोजन का कारण बनेगा। ठीक है, तो आपको समझाया गया था कि सटन और बावेरी ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि क्रोमोसोम युग्म का जोड़ा बन जाना या अलग होना, क्रोमोसोम युग्म का जोड़ा बन जाना या अलग होना अपने में ले जाए जा रहे कारकों के बीच संयोजन का कारण बनेगा। सटन ने क्रोमोसोम के बीच संयोजन के ज्ञान को मेंडल के सिद्धांत के साथ जोड़कर वंशागत का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस विचार के विश्लेषण का अनुपालन करते हुए थॉमस हंट मॉर्गन और उनके साथियों ने वंशागत का क्रोमोसोमवाद या सिद्धांत का प्रयोगात्मक सत्यापन किए और यौन जनन उत्पादन विभेदन के लिए खोज के आधार की नींव डाली। ठीक, मॉर्गन ने फल मक्खियों फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर काम किया। ये जो ऐसे अध्ययन के लिए उपयुक्त पाई गईं, इन्हें प्रयोगशाला में सरल कृत्रिम माध्यम में रखा जा सकता था। ये अपना जीवन चक्र 2 सप्ताह में पूरा कर सकती थीं और एकल मैथुन से विशाल संख्या में संतत मक्खियों का उत्पादन संभव था। साथ ही लिंग का विभेदन स्पष्ट था, नर और मादा की आसानी से पहचान की जा सकती थी। साथ ही इनमें आनुवंशिक विविधता के अनेक प्रकार थे जो कम क्षमता वाले माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते थे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मॉर्गन और उनके साथियों ने ठीक है वंशागत का क्रोमोसोमवाद या सिद्धांत को समझाने के लिए फल मक्खी का लिया, फ्रूट फ्लाई को चुना, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को चुना। ठीक है, क्यों चुना? क्योंकि प्रयोगशाला में इसको सरल माध्यम में, कृत्रिम सरल माध्यम में इसको रखा जा सकता है। यह अपना जीवन चक्र 2 सप्ताह में पूरा कर सकती हैं। एकल मैथुन से विशाल संख्या में संतत मक्खी का उत्पादन होता है। इनमें लिंग का स्पष्ट विभेदन होता है, नर और मादा को अलग अलग पहचाना जा सकता है तथा इसके साथ ही इसमें आनुवंशिक विविधता के अनेक प्रकार थे जो कम क्षमता वाले माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते थे। तो इन सब कारणों के कारण जो है मॉर्गन ने फल मक्खी को उदाहरण के रूप में लिया। ठीक है, तो आइए फल मक्खी के कुछ लक्षण को लेते हैं और उस आधार पर संलग्नता और पुनर्योजन को समझते हैं। ध्यान दीजिए, संलग्नता और पुनर्योजन क्या होता है। लिंग संलग्न जीवों के अध्ययन हेतु मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में कई द्विसंकर क्रॉस किए। ठीक है, तो लिंग संलग्न जीन के अध्ययन के लिए जो लिंग संलग्न जो एक ही साथ रहते हैं, लिंग संलग्न जीनों के अध्ययन हेतु मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में कई द्विसंकर क्रॉस किए। ये मेंडल द्वारा मटर पर किए गए द्विसंकर क्रॉस के समान थे। तो आप देख रहे हैं कि लिंग संलग्न जीनों को पता करने के लिए, लिंग संलग्न जीनों का अध्ययन करने के लिए मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर कई द्विसंकर प्रयोग किए, कई द्विसंकर क्रॉस किए। यह क्रॉस कैसा था? यह क्रॉस वैसा ही था जैसे मेंडल द्वारा मटर पर किए गए द्विसंकर क्रॉस के समान थे। ठीक है, अब उदाहरण के लिए देखें। उदाहरण के लिए मॉर्गन ने पीले शरीर और श्वेत आँखों वाली मक्खियों का संकरण भूरे शरीर और लाल आँखों वाली मक्खियों के साथ किया। ठीक है, तो लिंग संलग्न जीनों के अध्ययन हेतु मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में कई द्विसंकर क्रॉस किए। ड्रोसोफिला मक्खी में कई द्विसंकर क्रॉस किए। ये मेंडल द्वारा मटर पर किए गए द्विसंकर क्रॉस के समान थे। ठीक है, उदाहरण के लिए मॉर्गन ने पीले शरीर, ध्यान से देखें, इसके लिए उन्होंने किसको चुना? मॉर्गन ने पीले शरीर और श्वेत आँखों वाली मक्खियों का संकरण, पीले शरीर और श्वेत आँखों वाली मक्खियों का संकरण
भूरे शरीर और लाल आंखों वाली मक्खियों से किया। ठीक है, तो पीले शरीर और श्वेत आंखों वाली मक्खियों का संकरण भूरे शरीर और लाल आंखों वाली मक्खियों के साथ किया और F1 संततियों को आपस में क्रॉस करवाया। F1 संततियों को आपस में क्रॉस करवाया। उसने देखा कि ये दो जीन जोड़ी एक दूसरे से स्वतंत्र बीज संयोजित नहीं हुई। ठीक है, यह जो दो जीन जोड़ी हैं वह एक दूसरे से स्वतंत्र बीज संयोजित नहीं हुई हैं और F2 का अनुपात 9:3:1 से काफी भिन्न मिला। तो ठीक है, तो आपने देखा कि मोर्गन ने पीले शरीर और श्वेत आंखों वाली मक्खी का संकरण भूरे शरीर और लाल आंखों वाली मक्खी से किया। ठीक है, और F1 संतत को आपस में क्रॉस करवाया। तो उन्होंने देखा कि ये दो जीन जोड़ी एक दूसरे से स्वतंत्र बीज संयोजित नहीं हुई। ये दो जीन जोड़ी एक दूसरे स्वतंत्र बीज संयोजित नहीं हुई और F2 का अनुपात जो है 9:3:1 से काफी भिन्न मिला। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, अगर मेंडल के नियम का पालन होता तो F2 का में अनुपात क्या आता? 9:3:1 होता। लेकिन यहाँ पर जो F2 का अनुपात आया वह 9:3:1 से क्या आया? एकदम भिन्न आया। ठीक है, ठीक है, तो इसको पहले इसको समझते हैं, फिर उसके बाद फिर इसको आगे पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, तो उन्होंने क्या किया? पीली, ठीक है, पीले शरीर और श्वेत वाले आंखों वाले, पीले शरीर और श्वेत आंखों वाली मक्खियों का संकरण किससे कराया? भूरे शरीर और लाल आंखों वाली मक्खियों से कराया। ठीक है, तो ध्यान दें, यह आपका टेबल दिया गया है, क्लास ए और क्लास बी। ठीक है, यह जनकी हैं, पेरेंट हैं, इनका आपस में क्रॉस कराना है। ठीक है, तो क्लास ए वाले देखें टेबल में, यह आपका पीला और श्वेत, पीला शरीर और श्वेत आंखों वाली, ठीक है, ड्रोसोफिला मक्खी है और यह एक है वन्य प्रकार। ठीक है, एक उसका दूसरा टाइप है जो क्या है? शुद्ध रूप में है, वन्य प्रकार है। ठीक है, अब इसका जो है एक दूसरे से क्रॉस करवाया गया, पीला शरीर और श्वेत आंखों वाली का किससे कराया गया? वन्य प्रकार से कराया गया। ठीक है, जो प्रभावी रूप है। वन्य प्रकार क्या है? ठीक है, प्रभावी है, यह प्रभावी वन्य प्रकार है। ठीक है, इसके अलील को प्लस से दिखाया गया है। यह पीला शरीर और श्वेत आंखों वाली के अलील को आप देखें स्मॉल वाई स्मॉल डब्लू और यह वन्य प्रकार को स्मॉल वाई प्लस और स्मॉल डब्लू प्लस। यह प्रभावी है इसलिए इसको प्लस से दिखाया गया है। ठीक, इसको फीमेल माना गया है और इसको मेल माना गया है। अब इनका जो क्रॉस किया गया तो जो F1 पीढ़ी आया, देखें, तो जो F1 पीढ़ी आया वह देखें वन्य प्रकार और ये आपका पीला शरीर श्वेत आंखों वाली। ठीक, यह F1 पीढ़ी में मिला। जब इसका F2 पीढ़ी आया, ठीक है, F1 संततियों का आपस में क्रॉस करवाया गया और F2 पीढ़ी तैयार हुई। तो F2 पीढ़ी में जो जनकीय प्रकार है उसका परसेंट आया 98.7%। जनकीय प्रकार का परसेंट कितना आया? 98.7% और पुनर्संयोगी प्रकार आया 1.3%। ठीक है, जो पुनर्संयोगी आया, पुनर्योजन रिकॉम्बिनेशन जो आया वह कितना आया? 1.3%। तो आप देख रहे हैं कि जो F2 पीढ़ी है उसमें जो जनकीय प्रकार है उसका परसेंट ज़्यादा है, 98.7% है, जबकि पुनर्संयोगी प्रकार क्या है? बहुत कम है, 1.3% है। ठीक, अब क्लास बी वाले अगर टेबल में देखें तो यह क्लास बी वाले टेबल में यह जो है यह आपकी ड्रोसोफिला मक्खी है, श्वेत और लघुतर। ठीक है, श्वेत आंखों वाली है। ठीक है, यह और इसका जो है पंख कैसे है? छोटा है। पंख इसका कैसा है? छोटा है। ठीक, इसका जो है क्रॉस जो है वन्य प्रकार से
कराया गया। जो कैसा लक्षण है इनके पास? प्रभावी लक्षण है। इनके पास जो लक्षण है वह कैसे लक्षण है? प्रभावी लक्षण है। अब इनका जब क्रॉस कराया गया तो F1 पीढ़ी में वन्य प्रकार जो है प्रभावी रहा और श्वेत लघुतर यह लक्षण मिले। ठीक, अब इसका जब F2 पीढ़ी तैयार हुआ, इनका आपस में क्रॉस होने दिया गया और F2 पीढ़ी तैयार हुआ। तो F2 पीढ़ी में आप ध्यान से देखें, F2 पीढ़ी में जो जनकी प्रकार है वह 62.8% है और पुनर्संयोगी प्रकार है 37.2%। यहाँ पर आप देख रहे हैं पुनर्संयोगी प्रकार का परसेंट क्या है? बढ़ गया है और जनकी प्रकार का परसेंट क्या है? घट गया है। 62.8% है और पुनर्संयोगी प्रकार है हो गया 37.2%। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन दोनों में, ठीक है, कि यहाँ पे जनकी प्रकार जो है वह 98.7% है, लेकिन इसमें जनकी प्रकार 62.8% है। ठीक, पुनर्संयोगी प्रकार जो 1.3% है, बहुत कम है, लेकिन इसकी तुलना में पुनर्संयोगी प्रकार इसमें क्या है? 37.2% है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि इसका एक्सप्लेनेशन के रूप में कैसे किया गया, इसको आपको समझना है। ठीक है, तो फिगर में आपने देखा कि संलग्नता मौसम द्वारा किए गए द्विसंकर क्रॉसों के परिणाम क्रॉस ए में जीन वाई और डब्ल्यू के बीच संकरण दिखाया गया है। संलग्नता मौसम द्वारा किए गए दो द्विसंकर क्रॉसों का परिणाम क्रॉस ए में जीन वाई और डब्ल्यू के बीच संकरण दिखलाया गया है। क्रॉस बी में डब्ल्यू और एम जीनों के बीच संकरण है। जो बी क्रॉस आपने देखा उसमें डब्ल्यू और एम जीनों के बीच संकरण है। यहाँ प्रभावी वन्य प्रकार के एलील को प्लस प्रतीक से दिखाया गया है। नोट कीजिए, वाई और डब्ल्यू के बीच डब्ल्यू और एम की अपेक्षा संलग्नता अधिक बलवती है। तो आप देख रहे हैं वाई और डब्ल्यू के बीच जो है संलग्नता क्या है? अधिक बलवती है, क्योंकि इसमें जो है यह अलग नहीं हो रहे हैं, यह एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए हैं। इसमें ज़्यादा संलग्नता है, 98.7% इसमें मिल रहा है और इसमें इसकी तुलना में डब्ल्यू और एम में संलग्नता क्या है? काफ़ी कम है, 62.8%। ठीक है, तो क्रॉस ए में आपने देखा डब्ल्यू, ठीक है, वाई और डब्ल्यू जीन में संलग्नता जो है काफ़ी ज़्यादा है, 98.7% है, जबकि पुनर्संयोगी प्रकार काफ़ी कम है, 3%। जबकि डब्ल्यू और एम में श्वेत और लघुतर में आपने देखा जो संलग्नता है वह अधिक है, 62.8%, और पुनर्संयोगी प्रकार भी अधिक है, 37.2%। तो जनकी प्रकार में संलग्नता कम हो जा रही है। जब श्वेत और लघुतर आप ले रहे हैं तो वहाँ पे संलग्नता क्या है? घट जा रही है, 62.8% हो जा रही है और पुनर्संयोगी प्रकार बढ़ जा रहा है, 37.2% हो जा रहा है। जबकि क्रॉस ए में जो वाई और डब्ल्यू है उसमें जनकी प्रकार अर्थात संलग्नता क्या है? बढ़ जा रही है, 98.7% है। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, इसको जो है मॉर्गन और उनके सहयोगी ने बताया ऐसा क्यों हो रहा है। देखें ध्यान से, मॉर्गन ने पीले शरीर और श्वेत आंखों वाली मक्खियों का संकरण भूरे शरीर और लाल आंखों वाली मक्खियों के साथ किया और फिर F1 संततियों को आपस में क्रॉस करवाया। उसने देखा कि ये दो जीन जोड़ी एक दूसरे से स्वतंत्र बीज संयोजित नहीं हुई और F2 का अनुपात 9:3:1 से काफ़ी भिन्न मिला। मॉर्गन तथा उसके सहयोगी यह जानते थे कि जीन क्रोमोजोम में स्थित हैं। जीन कहाँ होते हैं? क्रोमोजोम में स्थित होते हैं। और इन्होंने शीघ्र ही यह भी जान लिया कि जब द्विसंकर क्रॉस में दो जीन जोड़ी एक ही क्रोमोजोम में स्थित होती हैं तो जनकी जीन संयोजन का अनुपात अजनकी प्रकार से काफ़ी ऊंचा होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब दो जीन जोड़ी एक ही क्रोमोजोम पर स्थित हो, जब दो जीन जोड़ी एक ही क्रोमोजोम पर स्थित हो तो जनकीय जीन संयोजन का अनुपात अजनकीय प्रकार से काफ़ी ऊंचा होता है। ठीक है, मॉर्गन ने इसका कारण दो जीनों का भौतिक संयोग या जुड़ा होना बताया। तो जनकी में अनुपात जो है
वह काफ़ी अधिक हो जाता है और अजनकी में काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, जैसा यहाँ पे आपने देखा जनकी में जो है, ठीक है, परसेंट क्या हो गया, काफ़ी बढ़ गया, 58.7% है, जबकि ठीक है पुनर्संयोगी अनुपात क्या है, 1.3% है, घट गया। ठीक, तो यह आपने देखा, इसका कारण उन्होंने बताया कि दो जीनों का भौतिक संयोग या जुड़ा होना बताया कि दो जीन जो हैं वो आपस में मजबूती से जुड़े रहते हैं, इसीलिए उनका अनुपात जो है बढ़ जाता है, जनकी प्रकार बढ़ जाता है, जबकि अजनकी में कम रहता है। मॉर्गन ने इस घटना के लिए संलग्नता शब्द दिया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि क्रोमोजोम में, ठीक है, द्विसंकर क्रॉस में दो जीन जोड़ी एक ही क्रोमोजोम में स्थित होती हैं तो जनकीय जीन संयोजन का अनुपात अजनकी प्रकार से काफ़ी ऊंचा रहता है। मॉर्गन ने इसका कारण दो जीनों के भौतिक संयोग या जुड़ा होना बताया। मॉर्गन ने इस घटना के लिए संलग्नता शब्द का दिया। ठीक है, मॉर्गन ने इस घटना के लिए किस शब्द का यूज किया, संलग्नता शब्द दिया, जो एक ही क्रोमोजोम की जीन जोड़ियों के साथ होने का द्योतन करता है। ठीक है, संलग्नता शब्द जो है क्या बताता है कि एक ही क्रोमोजोम पर जीन जोड़ियों का साथ होने को बताता है। साथ ही अजनकी जीन संयोजन के उत्पादन को पुनर्योजन रिकॉम्बिनेशन कहा गया। ठीक है, अजनकी जीन संयोजन के उत्पादन को क्या कहा गया, पुनर्योजन कहा गया, रिकॉम्बिनेशन कहा गया। ठीक है, अजनकी जीन संयोजन उत्पादन को क्या कहा गया, पुनर्योजन रिकॉम्बिनेशन कहा गया। ठीक है, यहाँ पे देखें रिकॉम्बिनेशन पुनर्योजन जो है वो कम है 1.3%, लेकिन इसमें जो है जब आप W और M लेते हैं तो उसमें पुनर्योजन अनुपात क्या होता है, बढ़ जाता है, पुनर्संयोगी अनुपात 6.2% होता है, जबकि जनकी प्रकार क्या होता है, कम हो जाता है, 62.8% होता है। ठीक, मॉर्गन तथा उसके दल ने यह भी पता किया कि एक ही क्रोमोजोम में स्थित होने पर भी कुछ जीन जोड़ी में अधिक संलग्नता थी। ठीक है, एक ही क्रोमोजोम में स्थित होने पर भी कुछ जीन जोड़ी में क्या थी, अधिक संलग्नता थी और कुछ जीन जोड़ी में कम संलग्नता थी। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एक ही क्रोमोजोम पर यह जीन जोड़ी स्थित है, इसमें जो है काफ़ी संलग्नता है, और एक ही क्रोमोजोम पर जीन जोड़ी स्थित है जिसमें कम संलग्नता है। जैसा यहाँ पे आपने देखा क्रॉस ए में संलग्नता ज़्यादा है, 58.7% है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्रॉस बी में संलग्नता कम है। ठीक है, 62.8% है। यहाँ पे पुनर्संयोगी प्रकार जो है अधिक है 6.2%, जबकि यहाँ पे पुनर्संयोगी अनुपात क्या है, कम है 1.3%। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि मॉर्गन और उसके दल ने यह भी पता किया कि एक ही क्रोमोजोम में स्थित होने पर भी कुछ जीन जोड़ी में अधिक संलग्नता थी, अर्थात पुनर्योजन बहुत कम था, जैसा कि आपने क्रॉस ए में देखा। उदाहरण के लिए उसने पाया कि श्वेत और पीली जीन जोड़ी में संलग्नता अधिक थी। श्वेत और पीली जीन जोड़ी में क्या थी, संलग्नता अधिक थी, और इनमें पुनर्योजन 1.3% था, जबकि श्वेत और लघुपंख जीन में पुनर्योजन अनुपात 37.2% था, अर्थात इनमें संलग्नता कम थी। ठीक, मॉर्गन के शिष्य अल्फ्रेड स्टीवेट ने एक ही क्रोमोजोम के जीन युग्मों की पुनर्योजन आवृत्ति को जीनों के बीच की दूरी माप मानकर क्रोमोजोम में इनकी स्थिति का चित्र बना दिए, रिकॉम्बिनेशन मैप बना दिए। ठीक है, तो आपने देखा कि एक ही क्रोमोजोम पर जो जीन जोड़ी हैं, ठीक है, एक ही क्रोमोजोम पर स्थित जीन जोड़ी जो हैं वो आपस में अधिक संलग्न हो सकती हैं। जैसे पीला और श्वेत में आपने देखा अधिक संलग्नता थी 58.7%, जबकि पुनर्संयोगी अनुपात बहुत कम था 1.3%। एक ही क्रोमोजोम पर स्थित दो जीन जोड़ी में, ठीक है, संलग्नता कम भी हो सकती है, जैसा आपने देखा श्वेत और लघुतर में, यहाँ पर जो है, ठीक है, जनकी प्रकार 62.8% संलग्नता कम हो गई, जबकि पुनर्संयोगी प्रकार क्या है, बढ़ गया 7.2%। ठीक है, तो किसी में कम हो सकता है, किसी में संलग्नता अधिक हो सकती है, यह अलग अलग जीन जोड़ी पर निर्भर करता है। ठीक, आगे देखें, मॉर्गन के शिष्य अल्फ्रेड स्टीवेट ने एक ही क्रोमोजोम के जीन युग्मों
कि पुनर्योजन आवृत्ति को जीनों के बीच की दूरी का माप मानकर, तो आप देख रहे हैं कि एक ही क्रोमोसोम के जीन युग्मों में पुनर्योजन आवृत्ति, जो पुनर्योजन आवृत्ति आई है को जीनों के बीच की दूरी मापकर, जो पुनर्योजन आवृत्ति है उसको उन्होंने क्या माना, जीनों के बीच की दूरी का माप मानकर, ठीक है, क्रोमोसोम में इसकी स्थिति का चित्र बना दिए, रिकॉम्बिनेशन मैप तैयार कर दिए। तो उनके शिष्य ने अल्फ्रेड स्टीवेट ने रिकॉम्बिनेशन मैप कैसे तैयार किया, जीनों के बीच की दूरी माप मानकर, जो जीनों के बीच की दूरी है, ठीक है, जो पुनर्योजन आवृत्ति आया है, पुनर्योजन आवृत्ति जो आया है, जैसे यहाँ पर पुनर्योजन आवृत्ति 3% आया है, यहाँ पर 6.2% आया है, यही जो पुनर्योजन आवृत्ति है इसी को क्या मान लिया गया, जीनों के बीच की दूरी का माप मान लिया गया और इस आधार पर जो है रिकॉम्बिनेशन मैप बना दिए गए। ठीक है, इसका क्या यूज है, तो आजकल पूरे जीनोम के अनुक्रम के निर्धारण में आनुवांशिक नक्शे बहुत अधिक काम में लाए जा रहे हैं। ऐसा ही बाद में मानव जीनोम अनुक्रमण परियोजना में भी वर्णित किया गया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं रिकॉम्बिनेशन मैप का यूज जो है आजकल बहुत हो रहा है। पूरे जीनोम के अनुक्रम के निर्धारण में आनुवांशिक नक्शे बहुत अधिक काम में लाए जा रहे हैं। ऐसा ही बाद में मानव जीनोम के अनुक्रमण परियोजना में भी वर्णित किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा संलग्नता क्या होती है और पुनर्योजन क्या होता है। तो इसमें आपने देखा कि एक ही क्रोमोसोम पर स्थित दो जीन जो हैं वह आपस में अधिक संलग्न हो सकते हैं और उनमें पुनर्योजन कम हो सकती है। जैसा आपने देखा कि पीला और श्वेत में एक ही क्रोमोसोम पर जो W और Y जो है, Y और W जीन है वह काफ़ी एक दूसरे से संलग्न है, भौतिक रूप से जुड़े हुए हैं। इनका अनुपात जो है अधिक है और इनमें पुनर्संयोजी प्रकार कम है। ठीक है, और एक ही क्रोमोसोम पर स्थित दो जीन जो हैं W और M श्वेत और लघुतर में संलग्नता कम है, जबकि पुनर्संयोजी अनुपात जो है अधिक है। ठीक है, तो इसमें संलग्नता कम हो गई 62.8%, जबकि पुनर्संयोजी प्रकार 7.2% बढ़ गई। तो एक ही क्रोमोसोम पर स्थित दो जीन जो है उनमें संलग्नता अधिक भी हो सकती है और संलग्नता कम भी हो सकती है, जैसा कि आपने ड्रोसोफिला में देखा। पीला और श्वेत के लिए संलग्नता अधिक है, पुनर्संयोजी प्रकार कम है, जबकि श्वेत और लघुतर के लिए संलग्नता जो है, ठीक है, पीले और श्वेत की तुलना में कम है और पुनर्संयोजी अनुपात अधिक है। ठीक है, तो क्रोमोसोम पर स्थित जीन के, ठीक है, पुनर्योजन आवृत्ति को जीनों के बीच की दूरी मानकर क्या बनाया गया, रिकॉम्बिनेशन मैप तैयार किया गया, जिसका यूज जो है आजकल किया जाता है जीनोम के निर्धारण में। ठीक है, तो इस तरह से यह जो है आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, संलग्नता और पुनर्संयोजन। अब जो है अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे लिंग निर्धारण के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।